हो गया। नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफ लाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको अर्थशास्त्र से पहला पाठ विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहे थे, जिसमें हमने एक प्रश्न आपको बताया था, विकास क्या है, विकास के पहलू क्या थे ना। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है उसी पाठ से, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लगभग परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपके सामने हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का प्रश्न है कि पर्यावरणीय गिरावट के परिणाम क्या होते हैं। पर्यावरणीय गिरावट के परिणाम क्या होते हैं तथा उसके रोकने के उपाय क्या है। तो सबसे पहले पर्यावरणीय गिरावट को जानेंगे, उसके बाद उसके रोकने के उपायों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, अगर आपसे पर्यावरणीय गिरावट ना कह करके पर्यावरणीय निम्नीकरण पूछ ले तो भी दोस्तों आंसर यही होगा। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं पर्यावरणीय गिरावट क्या है। दोस्तों हमने ऐसा पहले लिख दिया ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध करवा सके, इसलिए हमने इसको पहले से लिख के रखा है। तो चलिए देखते हैं पर्यावरणीय गिरावट किसे कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में गिरावट आएगी। सही बात है, अगर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका हम अनुचित रूप से प्रयोग करें, अनुचित ढंग से उपयोग करें, उसको आवश्यकता से अधिक उसको हम हानि पहुंचाएं, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन को या पूरे विश्व को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो वही है, प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में क्या आती है, गिरावट आती है, जो आने वाले भविष्य के लिए समस्या उत्पन्न करती है। आगे, जिसका परिणाम किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। जिसका परिणाम किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। सही है दोस्तों, जो वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरणीय मैटर है किसी एक देश का मैटर नहीं होता, वह बल्कि पूरे विश्व उसकी चपेट में, उसके प्रभाव में आ जाता है। इसलिए पर्यावरण को प्रबंधन ही जो है पर्यावरणीय गिरावट का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इन्हीं संसाधनों के अनुचित ढंग से प्रयोग के कारण पर्यावरण में गिरावट आती है। संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम आपको यह बता दें दोस्तों, जिससे मनुष्य की आवश्यकता हो, प्रकृति में या पर्यावरण में उपस्थित वे वस्तुएं जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब वही जो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हो रही हैं, अगर हम उनका अनुचित ढंग से या अनुचित ढंग से उपयोग करेंगे तो आने वाले भविष्य या आने वाली पीढ़ी के लिए वह उपलब्ध नहीं हो पाएंगी ना, जिससे मानव जीवन एक समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए इन्हीं संसाधनों के अनुचित ढंग से प्रयोग के कारण पर्यावरण में क्या आती है दोस्तों, गिरावट आती है। उसके निम्न तथ्यों से देखा जा सकता है, पर्यावरण के प्रभाव को निम्न तथ्यों से देखा जा सकता है, या किन किन कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है या पर्यावरण प्रभाव होता है, फिर उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम इससे अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहला है जल प्रदूषण ना, नदियों, झीलों, तालाबों के में बहाए गए, नदियों, झीलों और तालाबों में बहाए गए अवशिष्ट मतलब होते हैं दोस्तों खराब पदार्थ, कूड़ा करकट या जो कचरा वगैरह होता है, ये सब अवशिष्ट के में आ जाते हैं। नदियों, झीलों, तालाबों में बहाए गए अवशिष्ट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित करते हैं दोस्तों ना। जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो जल में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना। जब जल प्रदूषित होगा तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब जल में भैया ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जिसके प्रभाव से वहां पे जो जलीय जीव होंगे वो मर जाएंगे ना। जल में ऑक्सीजन की कमी से जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं दोस्तों। तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण ये, क्योंकि जो जीव होते हैं, मानव पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे एक दूसरे से एक तरह से जुड़े हुए हैं ना। तो क्या होगा, जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो जीव मर जाएंगे, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ेगा। दूसरा क्या है, वायु प्रदूषण दोस्तों। कल कारखानों के धुएं तथा मोटर वाहनों के धुएं क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वायु को प्रदूषित करते हैं ना। और यही वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और वन्य जीव दोनों पर, मनुष्य पर और तथा वन में रहने वाले जीव दोनों पर हानि पहुंचाता है, दोनों को हानि पहुंचाता है, दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो जिससे भी मानव जीवन या विश्व स्तर पर मानव जीवन प्रभावित होता है। उसके बाद तीसरा आपका आता है भूमि प्रदूषण। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे भूमि पर कल कारखानों द्वारा या अन्य स्रोतों द्वारा कूड़ा करकट जो हमारे द्वारा फेंका जाता है, ये भी कहीं ना कहीं पृथ्वी की या मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में अगर हम अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो वह भी भूमि की गुणवत्ता को
कम करेगा। जब भूमि में गुणवत्ता कम हो जाएगी तो उत्पादन में कमी आ जाएगी। जब उत्पादन में कमी आ जाएगी तो उसका भी प्रभाव किस पर पड़ेगा दोस्तों? तो मानव जीवन पर पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी पर्यावरण में गिरावट आएगी तो चारों तरफ से घूमकर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उसका प्रभाव किसे झेलना पड़ेगा? मानव को झेलना पड़ेगा। तो ये पर्यावरणीय गिरावट के कारण है दोस्तों ना। जैसे जिसके कारण जल प्रदूषण होता है, उसी के कारण वायु प्रदूषण होता है, उसी के कारण भूमि प्रदूषण होता है, जो कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार पर्यावरणीय गिरावट से पूरे विश्व के जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है और मानव जीवन इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये थे पर्यावरणीय गिरावट के कारण ना। अब हम पर्यावरणीय गिरावट के परिणाम ये थे। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन कौन से कार्य किए गए जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें हमारा हेडिंग रहेगा पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के उपाय। पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के उपाय हम देखेंगे दोस्तों। ठीक, देखिए विकसित देशों द्वारा दोस्तों, विकसित देशों द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए, विकसित देशों द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए गए। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए गए ना, जो निम्न है। जैसे प्रथम जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दोस्तों पर्यावरण बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर किया गया प्रथम प्रयास। पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर किया गया प्रथम प्रयास कब किया गया था दोस्तों? प्रथम प्रयास कब किया गया था? कब किया गया, कहां किया गया ना? पहला प्रयास हुआ था दोस्तों 5 जून 1972 को ना। कहां पे हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। पर्यावरण को बचाने के लिए पहला प्रयास 5 जून 1972 को हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसलिए दोस्तों हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना। वैश्विक पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर जो पहली बैठक हुई थी, विश्व स्तर पर पहली बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? 5 जून 1972 को। इसलिए 5 जून को हम दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसलिए हम 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी बैठक की, पर्यावरण को बचाने का दूसरा प्रयास, दूसरी बैठक कब हुई? वो होती है दोस्तों दूसरी बैठक इसके स्टॉकहोम सम्मेलन था, इसी को स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं ना। जो स्टॉकहोम सम्मेलन था इसके 20वें वर्ष जो बैठक हुई थी, यानी प्रथम
पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसे किस नाम से जाना गया? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना गया। यह बैठक कब हुई थी दोस्तों? कब और कहां? बस यही आपको जानना है। कब हुई थी? 22 अप्रैल 1992 ईस्वी को। 22 अप्रैल 1992 को हुई थी। कहां हुई थी? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। दोस्तों दूसरी जो बैठक हुई थी पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रथम उसका नाम क्या था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ना। यह कब हुआ था? 22 अप्रैल 1992 ईस्वी को। कहां हुआ था? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी के शीर्ष नेता, विश्व में पूरे पृथ्वी के शीर्ष नेता 22 अप्रैल को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में उपस्थित हुए थे। इसलिए 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 22 अप्रैल को हम कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असल में इस सम्मेलन में, जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। वह सिद्धांत था दोस्तों, आपको ऊपर बिठा दे, इस सम्मेलन में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। क्या सिद्धांत? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत। यह क्या है दोस्तों? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत। पहले हम आपको इसको समझा दें। जैसे देखिए, उस समय क्या था कि पर्यावरण पर जो चिंता व्यक्त की जा रही थी विश्व स्तर पर, उस समय क्या था, जैसे पूरा ये विश्व है, मान लीजिए पूरा विश्व है, विश्व को दो भागों में बांट दिया गया। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया ना, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में विकसित देश अधिकतर है, विकसित देश हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में विकासशील देश हैं। विकसित देश और, एक मिनट दोस्तों, विकासशील देश है ना। उत्तरी गोलार्ध में विकसित देश थे और दक्षिणी गोलार्ध में अपने विकासशील देश थे। क्यों? क्योंकि विकसित देश का ऐसा, जो विकसित देश थे ये पर्यावरण को बचाने के पक्ष में थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को बचाना। और जो विकासशील देश थे, इनका मुख्य उद्देश्य था अपना विकास करना। अपना विकास करना। अब ये अपना विकास करना क्यों चाहते थे? क्योंकि अभी ये विकासशील देश है, अभी पिछड़े हुए, ये अपना विकास करने में, और विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे। और जो विकसित देश थे, ये तो पहले ही अपना विकास कर चुके हैं ना, ये अपने पहला विकास कर चुके हैं। जब इनके विकास की बारी आई, ये बता रहे भैया अब हमें पर्यावरण को बचाना है। अब ये संसाधनों के उपयोग पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले भारत और चीन, कौन? भारत और चीन ने सबसे पहले इसका तुरंत विरोध कर दिया। भाई ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी तो सबकी है, पर्यावरण को बचाना, ये तो सही है ना। आपकी भी जिम्मेदारी, यानी विकसित देशों की भी जिम्मेदारी है और विकासशील देशों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रतिबंध लगेगा, प्रतिबंध दोनों पे समान नहीं लगेगा। क्योंकि आपने विकास किया है, तो विकास में आपने पर्यावरण का सबसे ज्यादा उपयोग किया है ना, तो इसलिए आप पर जो प्रतिबंध होगा वह सबसे ज्यादा लगेगा। और हमने अभी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगेगा वो कम लगेगा ना। इसीलिए जिम्मेदारी तो दोनों की रहेगी पर्यावरण को बचाना ना, लेकिन आपकी ज्यादा रहेगी क्योंकि आपने ज्यादा इसको नुकसान पहुंचाया है, और हमारी कम रहेगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसे कहा गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, तो इसके बाद से, इस सिद्धांत के बाद से
तो विश्व के जितने भी देश थे वे सब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा में रह के करते हैं, ताकि और इस अब से मतलब जब ये सम्मेलन हुआ इसके बाद से तो जो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह ऐसे विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई सतत विकास। आपने नाम सुना होगा सतत विकास। सभी देश अपना विकास करेंगे, लेकिन किसके माध्यम से दोस्तों? सतत विकास के माध्यम से। अगर हम बात करें सतत विकास किसे कहते हैं? ऐसा विकास जिससे हमारा भी विकास हो और हमारी आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो ना। सतत विकास क्या होगा? ऐसा विकास जिससे हमारा भी विकास हो और हमारी आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो, ऐसे विकास को हम सतत विकास कहते हैं। और सतत विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई? जब से यह सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत। यह सिद्धांत कब प्रस्तुत हुआ? दूसरी बैठक यानी वैश्विक स्तर पर जो सबसे बड़ी दूसरी बैठक हुई, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ना, उस समय यह अब ऐसी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यह सिद्धांत लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।